सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, वक्त बहुत जालिम चीज़ है, किसी के हक में हमेशा नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त की कदर कीजिए। अच्छा वक्त है तो उस वक्त को अच्छे तरीके से ही गुजारना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आने में देर नहीं लगाता। दुनिया में वही जमात या फ़र्द आगे बढ़ता है जो वक्त की कदर व कीमत करता है। फ़र्द हो या जमात, कौम हो या गिरोह, जो भी वक्त की कदर करना छोड़ देता है उसे वक्त बहुत पीछे छोड़ देता है। जो कौमें एक एक पल का हिसाब करती हैं, यकीन जानिए वही कौमें आगे बढ़ती हैं। मगरबी दुनिया का हर मुल्क वक्त के सरमाए को एक ख़जाने की तरह इसकी हिफाजत करता है। हर कोई अपने अपने दफातर, कारखाने, स्कूल और इदारों में वक्त पर पहुंचता है या वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वक्त का सही इस्तेमाल किया जाता है। वक्त का एक एक लम्हा ज़ाया होने से बच भी जाता है। और कहा जाता है कि जी नेपोलियन सिर्फ 5 मिनट देर से पहुंचने की वजह से, आपको याद होगा, आपने पढ़ा हो शायद हिस्ट्री, कि जंग हार गया था। सिर्फ 5 मिनट, सोचिए कितनी कदर है 5 मिनट की। वक्त एक ऐसी दौलत है जो ये तकाजा करती है कि इसे ज़ाया ना किया जाए, क्योंकि अगर इंसान की सुस्ती या लापरवाही से वक्त हाथ से निकल गया तो ये फिर वापस नहीं आता। तारीख गवाह है कि कामयाबी और कामरानी हमेशा उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो वक्त शनास और इसके कदरदान होते हैं। और हाथ पर हाथ धरने और ख्याली पुलाव पकाने में मगन रहने वालों के ख्यालों की कोई ताबीर, यकीन जानिए, नहीं होती और ना वक्त उनके हाथ में रहता है। जिस शख्स ने वक्त को ज़ाया किया उसने अपना मुस्तकबिल तारीक कर लिया, और जिस हाकिम ने वक्त ज़ाया किया, जिस हाकिम ने वक्त ज़ाया किया, उसने मुल्क और कौम का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। हमारे मुल्क को बने हुए 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने, आपने देखा कि किस बेदर्दी से वक्त को ज़ाया किया। नहीं याद आ रहा किस तरह किया? चलें जी, एक झलक आपको दिखाते हैं, ज़रा पहला क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। आप जानते हैं कि ये शख्स कौन है? ये है इस मुल्क पर 3 बार हुक्मरानी करने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब, और उनकी ये तकरीर उनके 3 बार इक़्तिदार में आने के बाद की है। उन्होंने 3 बार इक़्तिदार संभाला और 3 बार हुकूमत करने के बावजूद उनकी कारकर्दगी क्या रही वो आप इस क्लिप में बाखूबी देख सकते थे। वो शख्स नाजरीन जो मुल्क का 3 बार हाकिम रहा हो, वो चौथी बार मुल्क पर हुक्मरानी करने के लिए पिछले 70 साल का रोना रो रहा है। शायद ये भूल बैठा था कि इन 70 सालों में कितनी ही बार ये खुद इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं। क्यों हमारे हुक्मरान आज भी हमारे वही मसले हल करने का ही वादा क्यों करते हैं जो पिछले 70 सालों से हल नहीं कर सके? क्योंकि उनको वक्त का एहसास नहीं है। उनको इक़्तिदार मिलता है, इसके बाद वो भूल जाते हैं कि ये हुकूमत में आए किस लिए थे, ये भूल जाते हैं कि उनको वोट किस लिए दिया गया था, ये भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी आखिर क्या है। 5 साल मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं और जब इंतखाबात करीब आते हैं तो फिर इनको समझ आता है कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मुल्क बदलने के लिए, कौम की हालत तब्दील करने के लिए ये नवाज शरीफ साहब जैसे हुक्मरान चाहते हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि इनके जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहें। कौम का क्या है? कौम अगर कौम बन जाती तो फिर ये कभी हुक्मरान क्या बन पाते? मेरा कौम से सवाल है, कौम बताए बात। जब भी यही नवाज शरीफ साहब जो घर देने का वादा करते थे, 70 सालों के जुल्म के खात्मे का अज़म कर रहे थे, उनकी हुकूमत की मुद्दत पूरी हुई तो इनकी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरह निगरान और नए आने वाली हुकूमत के लिए मैक्रोमेस यानी बड़ा मसला छोड़कर चली गई। माली साल 2018 के पहले 9 महीने में मालियाती खसारा, आपको पता है जी, जीडीपी का जो 4.3% हो गया था, जो कि मुस्लिम लीग नून की 5 साला हुकूमत में हमने देखा कि बदतरीन माना गया था। करंट अकाउंट्स की बात करें, वो खसारा भी गुज़श्ता 5 साल में अपनी बदतरीन सतह पर बताया गया था। अंदरूने मुल्क बैंकों से लिए गए जो कर्जे हैं उनकी मालियत की अगर हम बात करें तो 481 नाजरीन 481 अरब रुपए, जो कि 5 साल के दौरान किसी भी तिमाही में सबसे ज़्यादा रहे। अच्छा, डॉलर को सागदार साहब के दौर में ज़बरदस्ती 100 रुपये से नीचे रखा गया, जो जब ऊपर जाना शुरू हुआ तो फिर ऊपर ही चलता चला गया कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। नून लीग की हुकूमत ने जब इक़्तिदार छोड़ा था तो स्टेट बैंक के मुताबिक उसकी जेब ने 10
अरब डॉलर्स के ज़खायर मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं थे, लेकिन हुकूमत बनाने वालों में से थे। नवाज शरीफ साहब ने जिस पर हाथ रखा वही वज़ीर आज़म बना। नवाज शरीफ तो नाअहल होने के बाद किंग मेकर के रूप में सामने आ गए थे। इसके बावजूद मुल्क की हालत ख़राब से ख़राब तर होती चली गई। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जैसे हुक्मरान जो कभी वक्त का एहसास नहीं करते, जो कभी वक्त की कदर नहीं करते, जब वक्त उनके हाथ से निकलता है तो फिर वो इसी तरह आवाम को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जितनी शदीद जंग नवाज शरीफ साहब ने नाअहल हो जाने पर अदलिया से की, उतनी शदीद जंग अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में गुर्बत के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, बदउनवानियों के ख़िलाफ़, कानून शिकने के ख़िलाफ़, चोरी के ख़िलाफ़, कौमी ख़जाने पर डाका डालने वालों के ख़िलाफ़ करते तो उनको कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती कि वो आवाम के हीरो हैं। आवाम खुद इनको हीरो मान लेती। आवाम खुद इनको कहती कि हाँ, हम आपको तस्लीम करते हैं, आप हमारे हीरो हैं। आवाम खुद इनको अपना रहनुमा भी तस्लीम करती। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में थे तब नवाज शरीफ साहब ना किसी की सुनते थे, ना किसी मसले पर कान धरते थे। नवाज शरीफ साहब के नज़दीक वो तमाम अफराद, वो तमाम लोग जो गैर जमहूरी या जमहूरियत के दुश्मन थे, जो नवाज शरीफ साहब से सवाल करें या जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर तनकीद करें या जो नवाज शरीफ साहब से उनके असासों की तफसीलात पूछें। लेकिन नाज़रीन, वक्त भी बहुत जालिम चीज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जब कल नवाज शरीफ साहब के पास वक्त था तो उनके पास ताकत भी थी, ताकत थी तो उनको गुरूर भी था, गुरूर था तो वो किसी को अपने सामने खड़ा होने ही नहीं देते थे। ये चाहते नहीं थे कि उनके सामने खड़ा हो। बार बार इक़्तिदार मिलने पर नवाज शरीफ साहब ये समझने लगे थे कि शायद अब उनसे और उनकी आने वाली नस्लों से भी कोई इक़्तिदार नहीं ले सकता। वक्त उन पर मेहरबान क्या हुआ, उन्होंने तो आम आदमी से लेकर सुप्रीम इदारों पर भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। वो शायद ये समझते थे कि उनकी जायदाद के बारे में पूछना मुल्क दुश्मनी है, उनको नाअहल करार देना जमहूरियत से दुश्मनी है। जबकि वो ये भुला बैठे थे कि वक्त ने उनको कई बार मौका दिया, यकीन जानिए कई बार कि वो वक्त की कदर कर सकें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हर बार वक्त को क्या किया, ज़ाया किया। नाअहल होने के बाद भी उनके पास वक्त था कि वो अपने बारे में सोचते, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते, मुल्क के बारे में सोचते, कौम के बारे में सोचते। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब को बादशाहत की ऐसी आदत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वक्त की जानिब से जो दिए गए मौके थे इनको बार बार गवाया। ये ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। जी तो नाज़रीन, जब नवाज शरीफ साहब के पास वक्त था तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त को मुहाज़राई करने में गुजार दिया, और आज जब वक्त ने नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ दिया तो नवाज शरीफ साहब के दोस्त कुछ इस किस्म की बातें करते दिखाई देते हैं। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। अदालत से नाअहल होने के बाद नवाज शरीफ साहब का कहना क्या था कि जी अदलिया जानिबदार है, वो मुसलसल अदालत से मुहाज़राई भी करते रहे, लेकिन मगर उनकी जो ज़हनी और नफ्सियाती हालत है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अदालत में मियाँ साहब को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी करने का फैसला आया तो मियाँ साहब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। चंद लम्हों बाद उन्हें अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा जब सुनाई गई तो मियाँ साहब का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक जानिब कह रहे थे कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब उन्हें तवक्को भी रही कि बकौल उनके जो उनसे इंतकाम ले रहे हैं वो उनको बरी भी होने देंगे। ऐसी मुतज़ाद कैफियतों का शिकार कौन होता है नाजरीन? वही शख्स हो सकता है जो ख्वाहिश और हकीकत के दरमियान फ़र्क करने से आरी हो गया हो। इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का एक ताकतवर तरीन किरदार रहे। वो अमेरिका के चहेते, यूरोप के पसंदीदा, भारत के क्या कहूँ महबूब, सऊदी अरब के मतलूब और टर्की के रजब तैयब एर्दोगान के मकसूद रहे। माजी में नवाज शरीफ साहब ने अदलिया में भी हमने देखा कि अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश की, बल्कि फैलाई रखी, और इसलिए मियाँ साहब को तवक्को रही कि शायद अब भी कहीं ना कहीं से उनकी मदद हो सकती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके जो हवारी आए दिन कौम को याद दिलाते रहते हैं कि जी नवाज लीग जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे पावरफुल सियासी जमात है, उनके अलावा तो किसी ने मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं। इत्तेफाक से ये दावा गलत नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात पंजाब में वाकईतन मकबूल है, मगर इसके बावजूद मियाँ साहब अपने कारकुनों और मुतासरीन को अमली मुज़ाहमत पर आमादा नहीं कर पा रहे। चुनाचे उनके जो सारे सियासी तूफ़ान हैं, सियासी तूफ़ान चाय की प्याली में उठते हैं। गौर किया जाए तो सूरत हाल की सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान पर आयद होती है। बिल्कुल, शरीफ ख़ानदान 30 साल से इक़्तिदार के मज़े लूट रहा है। कोई भी मेरी बात को डिनाई नहीं करेगा, डिसएग्री नहीं करेगा मेरी बात से, मगर इसने नवाज लीग को कभी हकीकी मायनों में सियासी जमात बनाने की कोशिश
नहीं किए। नतीजा ये कि नवाज लीग के सारे शेर कागजी हैं। ये शेर मियां नवाज शरीफ साहब को वोट और नोट तो दे सकते हैं, क्या मैंने कहा, वोट और नोट तो दे सकते हैं, मगर कोई सियासी मार्का सर नहीं कर सकते, इसलिए कि इन शेरों के मुंह में ना दांत हैं, ना पंजों में नाखून हैं। उसूल है जी, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वैसे ही नवाज लीग के रहनुमा और कारकुनान। और इन्हीं कारकुनान में से एक कारकुन हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो नवाज शरीफ साहब को मुल्क का सबसे बड़ा मजलूम बनाकर पेश करते हैं। अगर मैं कहूँ तो आप लोग अग्री करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ये बताएं कि 6 हफ्ते दे दिए गए थे, ठीक है जी, और इनमें क्या किया? इनमें सिर्फ शरीफ मेडिकल अस्पताल में टेस्ट होते रहे। इसके बाद नवाज शरीफ साहब लंदन जाने की कोशिश करते रहे कि इलाज होगा तो सिर्फ लंदन में होगा, पाकिस्तान में तो कोई हॉस्पिटल बना नहीं सके। 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद भी ये भी शर्म से डूब मरने का मुकाम है। मियाँ साहब और राना साहब, आप जैसे लोगों को मैं बता रही हूँ, फिर कौम के लिए अफसोसनाक दिन क्यों होगा? कौम उस वक्त बाहर नहीं निकली जब नवाज शरीफ साहब पूरी ताकत और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके जलसे करते थे। कौम को अब क्यों अफसोस होगा? ज़रा देखिए राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमाते हैं। राना साहब शायद आज भी ये राना साहब खुद को पंजाब का वजीर कानून ही समझ रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में ये पंजाब पुलिस को धमकियाँ दे रहे थे, लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी इन्हीं को वजीर कानून पंजाब मुंतखब किया हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब जो डायरेक्शंस पंजाब पुलिस को अब दे रहे हैं, काश वो उस वक्त भी दे देते जब पैट की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा था। और उस वक्त भी राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते थे कि पैट के किसी एक कारकुन पर तशद्दुद ना किया जाए, उनको हिरासा ना किया जाए, उन पर फायरिंग ना की जाए, इनको तंग ना किया जाए, काश आप ये कहते। लेकिन जब पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब थे तो उन्होंने पंजाब पुलिस से कि जो ये निहत्ते अफराद थे उनके साथ किस तरह उन पर जुल्म करने के लिए उन्होंने पंजाब पुलिस से डील किया। और राना सनाउल्लाह साहब, अगर आप भूल गए हैं ना, हम आपको भूलने नहीं देंगे। उस जुल्म की दास्तान 14 शोहदा हैं जिनके लवाहिकीन आज भी इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते हैं। रजा, ये ज़रा क्लिप चलाइएगा मॉडल टाउन सानिया का। जी, तो राना सनाउल्लाह साहब याद आ गया आपको? आज नवाज शरीफ साहब जो एक मुजरिम की शक्ल में जेल जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी और उनके साथ चलने वाले कारकुनान की सिक्योरिटी पर आप तकरीर कर रहे थे, लेकिन ये लोग कौन थे बताइए ज़रा? ये निहत्ते लोग क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं थे? इनकी हिफाजत आप पर क्या फ़र्ज नहीं थी? इनका खून बहाना क्या जायज़ था? इन पर गोलियां चलाना जायज़ था राना साहब? इन पर बदतरीन तशद्दुद करना भी जायज़ था क्या? क्यों जायज़ था राना साहब? उस वक्त क्यों आप लोगों का ज़मीर नहीं जागा? उस वक्त क्यों आप लोग चुप लगा कर बैठे रहे थे? सानिया मॉडल टाउन में जो लोग जांबहक हुए उनके तो लवाहिकीन आज तक इंसाफ के तलबगार हैं बेचारे, लेकिन आपको नवाज शरीफ साहब की फ़िक्र लाहक है कि नवाज शरीफ जेल कैसे जाएंगे, उनके जुलूस में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब, ये वक्त है जिसने आप लोगों को मजबूर कर दिया घुटने टेकने पर। कल वक्त आपके पास था तो आपने एक आम आदमी को एड़ियां रगड़ने पर मजबूर किया हुआ था, जुल्म कर रहे थे आप लोग। आज अगर आप लोगों के साथ मुश्किलात हैं तो इसमें परेशान ना होइए, बल्कि तौबा कीजिए कि आपके अमाल तो आपके आगे नहीं आ रहे। ज़रा सोचिएगा, गहरी बात है। नाज़रीन, आजकल हुकूमत पर अपोजिशन की जानिब से हम देख रहे हैं कि शदीद तनकीद की जा रही है कि हुकूमत क्यों IMF के पास जा रही है। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि जी वो खुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इजहार ख्याल किया। क्या कहते हैं वो, ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। IMF के पास जाना था, नहीं जाना था, जो भी कह दिया इमरान खान साहब ने। हम भी बारहा तनकीद करते हैं कि खान साहब वक्त से पहले बातें ना करें, वक्त को डिसाइड करने दें, वक्त को मौका दीजिए। पहले आप जो कहते थे हमें करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए आप पे ज़्यादा तनकीद होती। बहरहाल अब मुल्क के लिए, मुल्क की मशत के लिए, बेहतरी के लिए जो डिसीजन लिया गया, हम अपनी जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हम उनका साथ इस पॉइंट पर इसलिए देंगे कि जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है वो ज़्यादा कसूरवार हैं। हाँ, अगर इमरान खान साहब भी 5 साल तक रहते हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत में भी मजीद बेड़ा गर्क होता है तो हम खुलकर बहुत बोलेंगे, आज तक हम बोलते आए हैं। लेकिन मैं सिंपल ये बात करना चाहूंगी, इतनी छोटी सी एग्जांपल दूंगी, ब्रेक पे जाऊंगी कि तो वही बात होगी नाजरीन कि सालों से चिपके रहे और बेड़ा गर्क करने के बाद मईशत का अब ये कहते हैं कि जो 9 महीने पहले आया सारा कुछ किया ही उसने। ये तो वही बात होगी ना कि आप एक बदनीयत या फ्रॉडिया किस्म के मैकेनिक को अपनी गाड़ी देकर आ जाएं, वो गाड़ी में से तमाम कीमती पुर्जे निकाल ले और उसके बाद आप जब दूसरे मैकेनिक के पास लेकर जाएं तो आप उस मैकेनिक को कहें कि सारे पुर्जे तुमने निकाले हैं, वापस तुम ही करोगे। तब वो बेचारा गरीब मैकेनिक क्या करेगा?
कहाँ से वापस करेगा पुर्जे, और जिसने निकाले होंगे वो दूर खड़ा होकर हंस रहा होगा, उल्टा तनकीद करोगे। यही हिसाब है इन लोगों का। लेकिन अब आपकी जो शैतानी है ना, और ये जो आपकी मुनाफिकतें हैं, अब ये ऐसे नहीं चलेंगी। कौम बड़ी अक्लमंद होगी, आपकी एक एक बात का मतलब बाखूबी समझती है, बल्कि बड़े बड़े तज्जिए रखते हैं। घर में रख रहने वाले लोग बड़े बड़े तज्जियाकार बन गए, और आवाम को स्मार्ट किसने किया? आप जैसे लोगों की चालाकियों ने। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। हमने देखा हमारे मुल्क में बेशुमार मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन है उसको तो बहुत ही मसाइल ने आ घेरा है जब से PTI ने गवर्नमेंट बनाई है। क्योंकि अपोजिशन पे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त इमरान खान साहब सवार रहते हैं, और हर वक्त वो तनकीद के लिए कोई ना कोई बातें, अल्फाज, बल्कि जहर आलूद अल्फाज का इंतखाब करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और कई बार तो तनकीद ऐसी होती है कि एक तो होती है तनकीद बराए इस्लाह, जो कि हम करते हैं अपने प्रोग्राम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पे आप 24 घंटे देखते होंगे। तनकीद होती है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिसको हम तनकीद बराए इस्लाह कहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं। हम तनकीद भी वहीं पर करेंगे जहाँ पर जायज़ होगी। हम आवाम के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आवाम यहाँ पे आके नहीं बैठ सकती, तो हम आवाम का केस लड़ते हैं। जहाँ पर हुकूमत को हम मशवरा देना चाहते हैं हम खुलकर देते हैं, तनकीद करना चाहते हैं करते हैं। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल ग्रज में सिर्फ कि जी मुखालिफिन हैं, और वहाँ जाके कैसे बैठ गए, वहाँ तो हम बैठते थे इतने सालों से, तो ये वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम अपोजिशन की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, तो ये बात हजम नहीं हो रही। तो इसलिए तनकीद बराए तनकीद करनी है, जिसका सर पैर धड़ अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। कई बार बड़ी बड़ी बातों पर आप तनकीद नहीं करते, और कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग बैठ जाते हैं। खैर, लुबे लुबाब ये निकलता है कि काम की बात करनी चाहिए। आप लोग वहाँ जाते हैं, असेंबलियों में जाते हैं, तनकीद करें। अब आज मैं आपको पहला क्लिप जो दिखाऊंगी, आप परेशान हो जाएंगे कि वहाँ पे किस हवाले से बात हो रही है। मतलब अपोजिशन भी जब खुलकर अपोजिशन करती है, मेरी नज़र में अपोजिशन बहुत अच्छी अपोजिशन होती है जो खुलकर सिटिंग गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों पर तनकीद करती है, और बेहतरीन अपोजिशन होती है जो आपकी गवर्नमेंट की कोई भी गलत पॉलिसी या गलत बात या नाजायज़ बात हाथ से जाने ना दे। वो कि अब आपने कर दिया है, आपको छोड़ेंगे नहीं। वो तो बड़ी आइडियल अपोजिशन होती है। पीछे हमने देखा था जब PPP और PMLN एक की बारी होती थी हुकूमत की, दूसरा अपोजिशन में, एक दूसरा फिर अपोजिशन से हुकूमत में, फिर दूसरा हम देखते थे हुकूमत से अपोजिशन में, तो अक्सर कहते थे ना फ्रेंडली अपोजिशन, फ्रेंडली अपोजिशन। अब बेसिकली सही मायनों में अपोजिशन ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मज़ा आ रहा है अपोजिशन करने का। लेकिन अक्सर मैं ये कहती हूँ कि जैसे शहबाज शरीफ साहब की ये बातें सामने आ रही हैं कि जी 3 ओहदे हैं, मैं वो नहीं रख सकता, सेहत का मसला है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब पंजाब में हुक्मरान थे तो 13-13, 14-14 वजारतें अपनी पॉकेट में डाल के बैठे हुए थे, किसी और को देना पसंद नहीं करते थे। बेसिकली जो हुक्मरान ये हुक्मरानी करने के आदी होते हैं, ख़ासतौर पे बादशाहियत करने के आदी होते हैं, बादशाहियत इज़ द करेक्ट वर्ड इनके लिए जो यूज़ करना चाहिए, तो ये अपोजिशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपोजिशन करने में इनको मज़ा नहीं आता। इनको मज़ा आता है जब इनके पास इख्तियारात होते हैं, जब इनके पास पैसा भी होता है, जिसका यूज़ इन्होंने अपने मुफादात के लिए करना होता है। क्योंकि मुल्क के मुफादात के लिए किया होता, मैं डरे बगैर कहूँगी तो नज़र आ रहा होता। तमाम जो लोग रो रहे हैं, किसी को सेहत नहीं मिल रही, किसी को तालीम नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। बेशुमार लोग आज भी फाके कर रहे हैं, बेशुमार लोग आज भी खाना नहीं खा पा रहे, दाल रोटी उनको नसीब नहीं हो रही। तो फिर आप लोगों ने अपने मुफादात की सियासत ही की है। अब देखिएगा जी, बात भी वो करते हैं असम्बली में जाके जो इनको खुद अच्छी लगती है, या उसके लिए बात करते हैं जो इनको खुद अच्छा लगता है। यानी असम्बली में भी जाके वो बात करनी है जिससे अवाम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुद गर्जी की इंतहा कह दूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, और सिर्फ आवाम को निगलेक्ट कर देना, बल्कि आवाम का नवाला मुंह से छीन कर अपने प्यारों के मुंह में डाल देना, ये भी बिल्कुल आप अग्रीड करेंगे मेरी बातों से इस क्लिप को देखने के बाद कि फ़िज़ा का एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ठीक था। क्योंकि नाज़रीन, मैं भी तो आप में से हूँ ना, मैं भी आपकी तरह आवाम हूँ, यहाँ बैठ के आपका ही केस लड़ती हूँ। ये ज़रा देखिएगा, मुशाहिदुल्लाह साहब का पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा, और नाज़रीन मेरे एक एक लफ्ज़ से यकीनी तौर पे अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे। खुद गर्जी की इंतहा कह दूँ तो नाज़रीन गलत नहीं होगा, और जो बातें मैंने ये क्लिप दिखाने से पहले कहीं, आई एम श्योर कि आप में से मेजॉरिटी अग्री करेगी
लेकिन जिनकी आंखें बंद है, जिनके कान बंद है, जो अभी भी इस तरह के लोगों की खुदगर्जी को नहीं समझ पा रहे, इनके मोहब्बत में मारे चले जा रहे हैं, वो शायद कह देंगे कि फिजा तो बिल्कुल सच नहीं कह रही, बिल्कुल गलत कह रही है, पर गाली गलौज करने पे भी आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे बैठ के मुझे बोलना सूट नहीं करता। अब जी कोर्ट्स ने बारहा कहा था मुशाहिद साहब, अगर आपको याद हो कि जी जो सिक्योरिटी का मामला है, जो सिक्योरिटी हमारी फोर्सेज हैं, आप देख लें एलीट फोर्सेज हैं, रेंजर्स हैं, वो क्या अवाम के लिए बनाई गई थी या फिर ऐसे वीवीआईपी लोगों के लिए बनाई गई थी कि उनको प्रोटोकॉल दिया जाए कि वीवीआईपी शख्सियात घर से बाहर निकलें। अच्छा, घर से बाहर भी निकलती है आवाम से वोट लेके, लेकिन आवाम से जब आप वोट लेके निकलते हैं तो निकलने के बाद भी क्या आप आवाम के लिए जाके बात करते हैं? वहाँ पे आवाम के लिए तो आप लोग कुछ भी नहीं करते। आवाम के टैक्स से पैसा जाता है और वो आप लोगों के ऊपर लग जाता है। अब ऐसे मजीद नहीं चलेगा, बहुत हो गया। यही वो बातें हैं जो खान साहब की मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे उनसे बहुत से बातों पे इख्तलाफात भी होंगे, हम खुलकर तनकीद भी करते हैं, लेकिन एक बात मुझे इमरान खान साहब की बहुत अच्छी लगती है, जो बारहा वो कहते हैं, और वज़ीर आज़म है मुल्क के, इनका एक बड़ा होता है, वो ये कहते हैं कि सिस्टम चेंज करना है, ये सालों से जो चला आ रहा है इसको सही करना है। जो सालों से करप्शनें चली आ रही हैं, रिश्वत माफिया चला आ रहा है, पुलिस का आप सिस्टम देख लें तबाही का शिकार है, ये सब कुछ सही करना है। जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें ज़बूहाली का शिकार है, उसको ठीक करना है। लेकिन कैसे ठीक करना है? जब आप जैसे लोग जो अंदर असेंबलीज में गए हुए इलेक्ट होके, जब आप लोग ही बतौर सैनिटर्स, बतौर मेंबर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं, एमपीएस, जब आप लोग ही अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे तो हम आगे चेंज कैसे लेकर आएंगे? लेजिस्लेशन करनी है, कानून साजी करनी, लेकिन आप वहाँ पे असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान साहब का केस लड़ रहे थे, जो इलेक्टेड ही नहीं है। एक रूल होता है ना, कानून होता है, आप उस कानून को फॉलो करते हैं। जैसे जिस तरह ब्लू बुक के कानून है, उसके तहत पता चलेगा कि किसको कितनी सिक्योरिटी चाहिए या कानून कितना अलाउ करता है वीवीआईपी शख्सियात। तो आप मौलाना फजलुर रहमान के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं मुशाहिद साहब, कभी आपने उन लोगों के बारे में सोचा है कि एक बच्चा है, घर से वो दही लेने गया है, या घर से वो 1 दर्जन अंडे लेने गया है, या घर से 4 बेटियों का या 5 बच्चों का या 6 बच्चों का बाप, जो कि घर का वाहिद कफील है, वो जुम्मे की नमाज पढ़ने गया है, वहाँ पे खुदकुश हमला हो जाता है और उसकी लाश आती है, कई बार टुकड़ों में आती है। उन लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस पर है? ऐसे लोगों के बारे में आप लोग नहीं सोचते। आप लोगों को अभी भी पड़ी हुई है अपनों की और अपने चाहने वालों की, जिनकी मोहब्बतों में आप लोग मारे चले जा रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में आप बात करेंगे जाके असेंबली में, सूट नहीं करता था। हमारे बेशुमार मसाइल हैं, उन पर बात करें ना आप लोग। ज़रा अगला क्लिप इनका मुलाहिजा कीजिएगा। अच्छा जी मुशाहिद साहब, पहले मुझे बता दें कि एक शख्स नाजरीन हार्वर्ड का पढ़ा हुआ, एक मेरिट होता है, आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर हैं, और ये पाकिस्तान का एक स्कूल है एचएसएन, किसको नहीं पता होगा, लाहौर में एचएसएन है, वहाँ का एक मेरिट होता है, एडमिशन बड़ी आसानी से नहीं मिलता। एचएसओनियन है जी, हार्वर्ड का पढ़ा हुआ एक बंदा है और बाहर भी अच्छे लेवल पर सर्व कर चुका है। अगर कोई IMF से कनेक्टेड है, आप इस बेसिस पर किसी को ये कैसे कह सकते हैं कि हम उसको मुस्तरद करते हैं, उसको मानते नहीं, आप उस पर तनकीद करते हैं? मुझे बता दीजिए कि अशरफ बथरा साहब का नाम आपको याद है मुशाहिद साहब? आपका नून लीग का दौर था ना, जब ये तीसरी बार वजीर आज़म बने थे, आपके प्यारे मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जेल में हैं। मुझे बताइएगा कि जो नवाज शरीफ साहब ने जब आप लोगों के दौर में उनको जब आप लोगों ने इसी ओहदे के लिए सिलेक्ट किया था, तो क्या वो IMF के साथ कनेक्टेड नहीं थे? क्या उन्होंने भी वहाँ जाके राज दे दिए थे जो ये साहब जाके राज दे देंगे? या वो भी गद्दारी के ज़ुमरे में आता था, ये जिसको आप गद्दारी कह रहे हैं? यानी वही बात होगी कि आप लोग अपने लिए जो करते हैं वो बेहतरीन है, और वही रास्ता एग्जैक्टली उसी सड़क को कोई यूज़ करता है तो आप कहते हैं कि वो गलत है। अब हमें तो आपकी समझ नहीं आ रही कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो मैंने एक छोटी सी चीज़ कंक्लूड की कि आप बेसिकली कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कन्फ्यूज़ हैं, यहाँ से कंफ्यूज हैं, यहाँ से कंफ्यूज हैं, हर जगह से कंफ्यूज हैं। और जब कोई कंफ्यूज होता है ना तो इसी तरह की बहकी बातें करते हैं, जैसे कि मुशाहिद साहब खड़े होकर कर रहे थे। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब का क्लिप ज़रा चलाइएगा रज़ा। बड़ी प्यारी बात की खान साहब, आपने जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आपने इजहार ख्याल किया, आपने राय का खुलकर इजहार किया। अब आपको पता है नाज़रीन, इलेक्ट करना भी एक तरीका कार होता है। जैसे अब काउंसलर्स हैं, अगर वो इलेक्ट करने चले जाएंगे तो जारी बात है पैसे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, उनको खाने खिला के भी आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिससे पता चले कि मेरिट पर कोई सामने आता है। फिर आपने कहा कि हमने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया, अपने तजर्बे से, हमने अपनी गलतियों से भी सीखा कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत अच्छी बात, जो अपने तजर्बे से अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी इस्लाह करता है उससे बेहतरीन बंदा तो होता
ही कोई नहीं है, लेकिन आपने कहा कि क्या मसला है कि क्यों ये सर्व नहीं कर पाया सिस्टम। मैं आपको मसला एक छोटा सा मैं भी बताना चाहूँगी कि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। मैंने एक निजी टीवी चैनल पे कुछ साल पहले जब मैं इंटरव्यूज़ करती रही तो मैंने उस टाइम के जो मेयर थे लाहौर के उनका इंटरव्यू किया, और एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार मैं उनका इंटरव्यू कर चुकी हूँ। बड़ी एक अच्छी शख्सियत थे, नाम लेने की मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं है। वो मेरे सामने रोना शुरू हो गए, यकीन जानिए कि बस मुझे लग रहा था अभी आंसू आए आए आए। और ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, कुछ उन्होंने ऑन एयर शायद बोला होगा, लेकिन ये उन्होंने ऑफ एयर मुझे बोला। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों को आपसे शिकायत हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ ही बंधे हुए हैं, ना मेरे पास फंड्स हैं। और दूसरी तकलीफ जो उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने कहा मैं इलेक्टेड हूँ, इलेक्टेड नुमाइंदा मेयर है ना कि कमिश्नर, वो एक ब्यूरोक्रेट है। लेकिन क्योंकि पंजाब में तब खादिम आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, उनके मंजूर नज़र थे उस टाइम के कमिश्नर साहब। अब जो कमिश्नर साहब थे उनकी ज़्यादा चलती थी और मेयर साहब की नहीं चलती थी। हालांकि आइन के मुताबिक मेयर ज़्यादा बड़ा ओहदा था ना कि कमिश्नर, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि कमिश्नर साहब देख रहे होते थे ना कि मेयर साहब। अब मुझे बताएं, इससे क्या इलेक्टेड नुमाइंदे की दिल आज़ारी नहीं होगी? क्या इससे हम ये नहीं कह सकते कि ब्यूरोक्रेसी भी एक माफिया बना हुआ है? और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? एक लीडरशिप मैटर करती है ना। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसी बात इमरान खान साहब ने की, अब लीडरशिप मैटर करेगी कि अगर आपके ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और वो मेरिट पर बात कर सकते हैं, वो तजाद नहीं रखेंगे चीज़ों में और वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो आई एम श्योर कि इस तरह जिस तरह वो एक मेयर मेरे सामने रो पड़ा था, इस तरह कोई मेयर आइंदा आने वाले दिनों में किसी और के सामने अपना रोना रोने नहीं बैठेगा। तो जो इख्तियारात हैं उनकी भी डिवीजन जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए, बिल्कुल मेरिट पर होनी चाहिए। वहाँ पे किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, तभी ये सिस्टम चलेगा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दौड़ेगा। और अब आज की आखिरी बात, आखिरी बात यही करूंगी। आज चूंकि हमने आगाज़ में भी वक्त की बात की कि वक्त की अहमियत क्या होती है, वक्त बड़ा जालिम होता है, तो मैं सिंपल ये कहूँगी कि जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं, खा कोई सियासतदान है, खा कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, एंकर है, कोई भी है, कोई स्टूडेंट है, कभी भी वक्त से पहले बड़ा दावा ना कीजिए। वक्त पर छोड़ दीजिए अपने इरादों को। आपके जो इरादे हैं वक्त साबित करेगा कि कितने अच्छे इरादे थे, कितने पुख्ता इरादे थे। लेकिन नीयत मैटर करती है कि अच्छी नीयत के साथ, साफ दिली के साथ और मेहनत के साथ चलते जाइए और सब कुछ वक्त पर छोड़ दीजिए। ज़बानी दावे करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वक्त बड़ा जालिम है, कुछ पता नहीं कि वक्त आपको शर्मिंदा करवा दे। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।